खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पप्पू यादव की वो 5 खास बातें जिसकी वजह से वो तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ सकते हैं और अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं नीतीश कुमार को और आवश्यकता पड़े तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि पप्पू यादव पटना की जनता के लिए सुपर हीरो बन गए थे। सुपर हीरो से कम नहीं थे। अगर पटना के शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, वहां पहुंच जाते हैं। अगर कोई कानून आता है जो कि जनता के पक्ष में नहीं है, उसका विरोध करने पहुंच जाते हैं। अगर पटना में बाढ़ आती है, चमकी बुखार आता है, अगर इंसेफ्लाइटिस आता है, अगर कोई भी बीमार बिहार में आती है, आपदा आती है, तो पप्पू यादव जो अपने आप को कोसी का बेटा कहते हैं, वो हर जगह उपलब्ध रहते हैं। तो ये पप्पू यादव की खास बातें हैं जो कि उन्हें तेजस्वी यादव के सामने काफ़ी मजबूत बनाती हैं। दूसरे नंबर के कंटेंडर पर हम पहुंच रहे हैं। दूसरा कंटेंडर आपके बहुत नज़दीक है। लालू यादव के साथ इसने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लालू यादव के साथ इन्होंने अपनी राजनीति की उच्चतम सीमा भी पहुंचाई थी और कहीं ना कहीं लालू यादव से दुश्मनी मोल लेकर, लालू यादव से अलग हटकर इन्होंने अपनी राजनीति की सबसे निम्नतम स्तर को भी देखा है। पिछले चुनाव में हार गए थे मधेपुरा से और कहीं ना कहीं पटना की जनता के दिलों में राज भी करते हैं। पटना में जो बाढ़ आई थी उसमें आपने अगर देखा था, उसे नज़दीक से देखा ही होगा, तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि पप्पू यादव पटना की जनता के लिए सुपर हीरो बन गए थे। सुपर हीरो से कम नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से वो जेसीबी पर बैठकर, ट्रैक्टरों पर बैठकर लोगों के बीच लगातार मौजूद थे। आज भी कोरोना के इस काल में उनकी जो उपयोगिता है, उनकी जो महत्ता है, वो ज़बरदस्त है। देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर दिल्ली में जो मजदूरों की संख्या है वो लगातार उनके घर के आसपास रहती है। आपको पता होगा कि सेवा आश्रम चलाते थे। बिहार के जितने भी लोग थे हो जाते थे, वहाँ मुफ्त में इलाज कराते थे, वहाँ रहते थे और इन सभी के लिए उन्हें 1 रुपया लगता नहीं था। लेकिन हारने के बाद चुनाव उन्हें वहाँ से खाली करना पड़ा अपना मकान, और जिसकी वजह से अब वहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है। लोगों का वहाँ पहुँचना कम हो गया है। लेकिन अभी भी पप्पू यादव अपने लेवल से बिहार के लोगों के लिए वहाँ व्यवस्था किए हुए हैं ताकि वो वहाँ जाए और अपना इलाज करा सके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पप्पू यादव की वो 5 खास बातें जिसकी वजह से वो तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ सकते हैं और अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं नीतीश कुमार को और आवश्यकता पड़े तो। पहली जो कहीं ना कहीं खास बात है वो हर जनप्रतिनिधि में होनी चाहिए, उपलब्धता। बाढ़ और चमकी बुखार के दौरान डेंगू पटना में जब फैला था, तो जिस तरह से पप्पू यादव बिहार की जनता, पटना की जनता के बीच थे, ये साबित करता था कि घुटने भर और गर्दन तक पानी में जाने वाला ये शख्स बिहार के लोगों के लिए राजनीति नहीं कर रहा है, उनके लिए काजनीति कर रहा है। और ये आज भी पटना के लोगों के जुबान पर है। दूसरी जो बड़ी उपलब्धि है, जो कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव की खास बात भी है, वो ये है कि उन पर लालू का आशीर्वाद एक समय तक था। लालू यादव बहुत कम लोगों को राजनीति में प्रमोट करते हैं, लेकिन लालू यादव ने पप्पू यादव को बहुत हद तक प्रमोट किया था और पप्पू यादव भी लालू यादव के लिए किसी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन कालांतर में जहाँ हर अच्छे रिश्ते के साथ होता है वही हुआ। पप्पू यादव और लालू यादव के रिश्तों में खटास आई, जिसकी वजह से परिस्थितियां ऐसी हो गई कि लालू यादव और पप्पू यादव के बीच एक बड़ी खाई बन गई। खास तौर पे पप्पू यादव मानते हैं कि वो जो एक समय था जब उन्होंने अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहा, उस दौरान पप्पू यादव कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गए, साइडलाइन हो गए और परिवारवाद की भेंट चढ़ गए। तीसरी जो खास बात है पप्पू यादव की, वो है उनकी लोकप्रियता। बिहार के जितने भी छात्र हैं, अप्रवासी जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लोग बिहार आते हैं, पटना आते हैं, अगर दिल्ली जाते हैं, उन्हें कोई समस्या होती है तो पप्पू यादव के अगर नंबर में फ़ोन किया जाए तो वो लगातार उपलब्ध रहते हैं। उनकी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि लगातार उनके पीछे खड़े रहते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है, लोकप्रियता बहुत काम आती है। इसके अलावा एक बड़ी जो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के पास बड़ी जो हथियार है वो है कि उनके पास एक पार्टी है, जो पार्टी लालू यादव के पार्टी से भी टूटकर लोग जिसमें जुड़े हैं और वो अपने नेता सुप्रीमो पप्पू यादव के लिए लगातार काम करने के लिए तैयार है। अगर आपने देखा होगा तो पप्पू यादव पटना की जनता के बीच इस समय बाढ़ में घूम रहे थे, उनके साथ एक अच्छी खासी युवाओं की संख्या थी, एक टोली थी जो कि उनके साथ लड़ने मरने के लिए तैयार थी।
वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इन युवाओं का पप्पू यादव में आस्था है और उन्हें लगता है कि पप्पू यादव ही बिहार में चेंज यानी बदलाव का घोषक होगा। एक पांचवी जो बड़ी खूबी कहीं ना कहीं पप्पू यादव की है वो है कि उन्हें बिहार की राजनीति में जो देखिए हर नेता का अपना इतिहास रहा है, हर नेता पर कुछ ना कुछ इल्जाम ऐसे लगाए गए हैं कालांतर में या लगे हैं जो कि उसके बुरे पक्ष को दिखाते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने पिछले 5-10 सालों में जो भी काम किया है उसमें ऐसे कोई कार्य नहीं रहा है जिस पे उनके ऊपर लांछन लग सके, जिसकी वजह से उन पर ये आरोप लगे सके कि उन्होंने जनता का काम नहीं किया है या जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है या उन्होंने अनावश्यक रूप से किसी को तंग किया है। पप्पू यादव बिहार में अगर किसी अस्पताल में लोगों को ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, अगर पटना के शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, वहाँ पहुँच जाते हैं, अगर कोई कानून आता है जो कि जनता के पक्ष में नहीं है उसका विरोध करने पहुंच जाते हैं, अगर पटना में बाढ़ आती है, चमकी बुखार आता है, अगर इंसेफ्लाइटिस आता है, अगर कोई भी बीमार बिहार में आती है या आपदा आती है तो पप्पू यादव जो अपने आप को कोसी का बेटा कहते हैं वो हर जगह उपलब्ध रहते हैं। तो ये पप्पू यादव की खास बातें हैं जो कि उन्हें तेजस्वी यादव के सामने काफ़ी मजबूत बनाती हैं। लेकिन पप्पू यादव में भी 5 कमियां हैं जो कि उन्हें काफ़ी हद तक रोकती हैं। इन कमियों को अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो सबसे बड़ी जो कमी उनमें है वो ये है कि आरजेडी के लिए वो एक गद्दार नेता है, यानी कि राजद के जो समर्थक हैं वो पप्पू यादव को लालू यादव का एक गुनहगार मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने लालू की पार्टी तोड़ने का प्रयास किया, लालूवाद को मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको बाहर ही रहना सही होगा और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरी जो बड़ी कमी ये है कि वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से लड़ाई मोल लेते हैं और यही कहीं ना कहीं उस पार्टी के जो समर्थक हैं, उस पार्टी के वोटर हैं, इस पार्टी के जो नेता हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं हम तीसरी तरफ अगर नजर डालते हैं तो तीसरी जो बड़ी कमजोरी वो ये है पप्पू यादव की कि वो उन्हें लगातार बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। इसका कारण ये भी रहा है कि 2015 में उन्होंने महागठबंधन के खिलाफ वोट मांगे थे और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ उनकी नजदीकियां ज़्यादा दिख रही थी, इसलिए उन पर यह आरोप लगता रहा है। अब पांचवी जो बड़ी कहीं ना कहीं कारण कहा जा सकता है वो ये रहा कि वो सेकेंड टियर नेता अपनी पार्टी में नहीं बनाते, यानी कि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे जनता एक्सेप्ट करे, जो कि अगर वो मौजूद नहीं रहते हैं बिहार में तो उनके स्थान को ले ले, जो उनके काम को आगे बढ़ाए। ऐसा कोई नेता बिहार में तत्काल उपलब्ध नहीं दिख रहा है। हालांकि उनकी पार्टी में कई नेता हैं, चाहे प्रेमचंद सिंह हो या फिर एक और पप्पू सिंह उनके पार्टी में है जो कि उन्हीं के पार्टी से आते हैं, बबन है, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी पार्टी से आते हैं। एक युवाओं की अच्छी खासी टोली है उनके साथ जो कि लगातार मौजूद रहती है, लेकिन वो उस लेवल के नेता नहीं है जैसा कि जगदानंद सिंह है, जैसा कि शिवानंद तिवारी है। उस तरह का उन्होंने रिप्लेसमेंट अपना तैयार नहीं किया है अपनी पार्टी में। अब एक और जो बड़ी कहीं ना कहीं जो इल्ज़ाम लगता है पप्पू यादव के ऊपर में वो ये लगता है कि पप्पू यादव अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखना जानते हैं। कभी कभी पप्पू यादव को हमने देखा है कि वो भावनात्मक रूप से ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि उनको ही राजनीतिक रूप से घाटा पहुंचा देती हैं और एक खास वर्ग को उनसे अलग कर देती है। देखिए, पप्पू यादव का राजनीतिक इतिहास जो भी रहा हो, वर्तमान पप्पू यादव का ये है कि वो सभी को साथ में लेकर चलते हैं। उनकी पार्टी में सवर्णों की भी अच्छी खासी बहुलता है, उनकी पार्टी में यादवों की भी अच्छी खासी बहुलता है, दलित और मुसलमान नेताओं का भी एक अच्छा खासा मिक्सचर वो लेकर चलते हैं। और जब वो सहायता करने निकलते हैं तो वो किसी की जात और धर्म देखकर नहीं करते हैं। ऐसा हमने पटना में भी देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बयान जो दे जाते हैं उसमें गंभीरता की कमी होती है, जिसकी वजह से जनता और खास तौर पर उनके कुछ समर्थक जो न्यूट्रल समर्थक होते हैं, जो उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनमें अलगाव की भावना जाती है। अब चलिए, पप्पू यादव तक तो हमने बात कर ली। अब हम तीसरे विकल्प के तौर पर जो तेजस्वी यादव को चैलेंज कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा जो विकल्प है वो एक विकल्प नहीं है, वो 2 विकल्पों का एक समूह है। हमने देखा है कि मांझी और मल्लाह बिहार में एक ऐसा नाम बनकर सामने आए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं महागठबंधन में वो स्थान अर्जित करने का प्रयास किया है जो कि एक खास वोट बैंक है जो
शिफ्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। लेकिन कालांतर में हमने ये भी देखा है कि ये जो वोट बैंक है इस पर इनका आधिपत्य कम दिखता है, वर्चस्व कम दिखता है, और लालू प्रसाद और आरजेडी का वर्चस्व ज्यादा दिखता है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। उन 5 बिंदुओं पर पहले चर्चा कर लेते हैं जो इनके फेवर में है। तो पहली चीज जो इनके फेवर में है वो है कि निष्पक्ष छवि। हम देखते हैं कि मांझी और मुकेश सहनी के ऊपर कोई भी अब तक आरोप नहीं लगा है। इन्होंने राजनीति बहुत नहीं की है। हालांकि मांझी जी तो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी की राजनीति की शुरुआत ही हो रही है, तो ऐसा कोई आरोप इन पर नहीं लगा है जिसकी वजह से इनकी राजनीति पर बट्टा लगे। दूसरी जो बड़ी इनकी खासियत है वो है कि कहीं ना कहीं ये सिंपलीफाई कर देते हैं अपनी राजनीति को, और इनके पास एक बड़ा वोट बैंक है सिंपैथी का। मतलब दलितों के कई नेता हुए हैं, लेकिन दलितों के नेता ने दलितों के लिए अपनी उपलब्धता नहीं रखी है। हम रामविलास पासवान को देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि बिहार में दलितों का नेता जितने भी बने हैं आज तक, उन सभी के जीवन को अगर देख लीजिए और दलितों के जीवन को देख लीजिए तो राजा और उस राज्य के भिखमंगे के इतना डिफरेंस दोनों में होता है। लेकिन इन दोनों के जीवन स्तर को हम देखते हैं तो दोनों ने गरीबी देखी है, दोनों गरीब लोगों के साथ रहने में कोई परहेज नहीं करते हैं, उपलब्धता इन दोनों की भी अच्छी खासी है। इस वजह से कहा जाता है कि ये एक्सेप्टेबल हो सकते हैं बिहार की राजनीति में। एक और बात है, इन दोनों का बिहार में एक खास वोट बैंक है जो कि अगर इनके पास आ जाए तो उसमें फिर कोई कमी नहीं होगी। ये अपने वोट बैंक को अपने पास कर ले तो इनका सिक्का जहां रखेंगे वहां खड़ा रहेगा, और इसी आधार पर लालू यादव ने इन्हें अपने गठबंधन में लाया था। एक बड़ी जो कहीं ना कहीं इनके साथ फेवरेबल कंडीशन ये भी रही है कि लालू का आशीर्वाद हमेशा इन्हें प्राप्त रहा है। यानी आपको पता होगा कि मुकेश सहनी भाजपा में थे, आपको ये भी पता होगा कि जो मांझी हैं वो जदयू में थे और नीतीश कुमार के करीबियों में से एक थे, मुख्यमंत्री भी बनाया नीतीश कुमार ने इन्हें। लेकिन कालांतर में इन दोनों ने अपने अपने जगहों को छोड़ा। वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव में इनकी आस्था बढ़ी। इन्हें लगा कि लालू प्रसाद यादव ही दलितों का उद्धार कर सकते हैं, और इसलिए ये लालू के पास पहुंचे और लालू ने इन्हें अपने दल में शामिल किया, अपने गठबंधन में शामिल किया, इन्हें सम्मान दिया। ये भी इनके लिए एक बड़ी एक्सेप्टेबल चीज होती है। अब एक बड़ी जो इनकी खूबी अंतिम है वो ये है कि भाजपा भी इन्हें एक अच्छा प्रभाव वाला नेता मानती है। भाजपा अगर इन्हें अपना प्रभाव वाला नेता नहीं मानती तो मुकेश सहनी को अपना स्टार प्रचारक नहीं बनाती, और मांझी को जो उनकी पार्टी है हम उसको एनडीए में स्थान नहीं देती। कालांतर में नीतीश कुमार जब एनडीए में वापस आए तो इन दोनों पार्टियों ने अपना रुख एनडीए से अलग कर लिया नीतीश के विरोध में। तो चलिए 5 जो बड़ी खूबियां थी इन दोनों की वो हमने बता दी आपको। अब इनकी कमियां बताते हैं, 5 कमियां जो इनको कमजोर करती हैं। एक बड़ी कमी जो कहीं ना कहीं कमजोर करती है इन नेताओं को वो ये है कि इनमें स्थायित्व की कमी है। ये नेता किसी भी दल में, किसी भी गठबंधन में स्थायी तौर पर नहीं रह सकते। इन्होंने भाजपा में अपनी आस्था दिखाई थी, फिर महागठबंधन में आए, अब महागठबंधन में सीटों को लेकर समझौता नहीं बना तो इन्होंने साफ तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना शुरू कर दिया है, और ये भी धमकी तक दे दी है कि हमारे विकल्प खुले हैं। मांझी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि 85 सीटें अगर नहीं मिलती हैं तो वो अपने विकल्पों को टटोलने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी ने भी कालांतर में ये बात कह दी थी कि तेजस्वी यादव के साथ न्याय नहीं करेंगे तो वो अपने विकल्प देख लेंगे। तो ये भी एक बड़ी कमी कहीं ना कहीं है। तीसरी जो कमी इन लोगों में है वो ये है कि भाजपा अभी भी इनके मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं घूम रही है। जिस तरह से भाजपा को लेकर कभी कभी सॉफ्ट हो जाते हैं ये नेता, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति तो सॉफ्ट ये है ही, साथ ही साथ अपनी संभावनाओं को महागठबंधन में आने वाले भविष्य में देखते हुए ये काफ़ी अविश्वसनीय तरीके से अविश्वास का भावना इनके अंदर रहता है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक समस्या आने वाले समय में हो सकती है, और जनता भी ये सब चीज़ें जरूर देखती है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ी जो कमी मुझे लगती है, हमने देखा भी है पैटर्न कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व ये करते हैं उस समाज का वोट बैंक ऑलरेडी राजद के पास है। तो अगर लालू प्रसाद यादव ने इन्हें स्थान दिया था तो कहीं ना कहीं उस समाज को स्थान दिया था जो समाज इनके पीछे है। लेकिन कालांतर में इन लोगों ने लालू प्रसाद यादव पर ही दबाव बनाने के लिए, तेजस्वी पर ही दबाव बनाने के लिए उनसे ये कहा कि आप अगर हमें अपने जितनी रिक्वायर्ड सीटें हैं वो उतनी नहीं दीजिएगा
तो हम अपने समाज का वोट आप तक नहीं पहुंचने देंगे, जिसमें कहीं ना कहीं ये फेल भी दिखे थे उपचुनाव के दौरान, और इसीलिए इन पर जनता का भी विश्वास बहुत कम हो सकता है। तो ये वो 5 कारण थे जिसकी वजह से हमने बताया आपको कि मांझी मल्लाह बिहार में तेजस्वी के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन 5 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये रिप्लेसमेंट नहीं भी हो सकते हैं। कि अगर उपेंद्र कुशवाहा यादव समाज से होते तो शायद 2020 या 21 जब भी चुनाव होगा, बिहार के मुख्यमंत्री वही होते हैं।